हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कक्षा 7th का विज्ञान का चैप्टर नंबर फर्स्ट पादपों में पोषण। पूरा चैप्टर डिस्कस किया जाएगा बहुत इजी लैंग्वेज में और पूरे नोट्स में डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पादपों में पोषण क्या होता है, सबसे पहले पोषण कैसे होता है पादपों में, इस चैप्टर के अंदर यही देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, भोजन में, एक सेकेंड, भोजन सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है, चाहे हम हो चाहे पादप हो, जितने भी जीव हैं सबके लिए भोजन आवश्यक है। ठीक है, तो भोजन में सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है। भोजन में क्या क्या होता है भाई, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज है, ये शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर ये शरीर को नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब क्या है, हम जीवित रह ही नहीं पाएंगे। ऐसे ही हमारे लिए पादप है, पादप को भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, इनकी जरूरत होती है। तो अब पौधे जो है वो कैसे अपना भोजन बनाते हैं। अब जैसे हम हैं, हम अपना भोजन कैसे लेंगे, हम पादपों के ऊपर डिपेंडेंट है ना, या जानवर के ऊपर डिपेंडेंट है। जानवर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, जानवर भी पादपों पे डिपेंडेंट है। लेकिन पादप किसके ऊपर डिपेंडेंट है, पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जबकि जानवर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। जानवर मीन्स जानवर, एनिमल, हम भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। तो हम, मानव, जानवर, सभी एक तरह से क्या करते हैं, पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो जो पोषक पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, वसा है, फैट जिसे हम कहते हैं, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण, मिनरल्स होते हैं, जल होता है। तो ये सारे के सारे पोषक पदार्थ मिलना अपने शरीर को अत्यंत आवश्यक है, अगर सरवाइव करना है लाइफ में, जीवित रहना है लाइफ में। तो अब यहाँ पर इसमें देखेंगे अपन कि कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं प्लांट के अंदर। मेन तो अपने को पादपों में पोषण पढ़ना है, चैप्टर का नाम ही पादपों में पोषण है। तो पौधों में पोषण के प्रकारों को देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं पोषण के पौधों में। तो देखो, एक तो होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है परपोषी पोषण, अभी हम देखेंगे। तो स्वपोषी पोषण को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या होता है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण मतलब वह पोषण प्रणाली जिसमें जीव सरल पदार्थों का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वह पोषण प्रणाली जिसमें जो जीव है वो सरल पदार्थों का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको बोलते हैं स्वपोषी पोषण। जैसे कि पौधे हुए, पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन खुद स्वयं बनाते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं पौधे, है ना। कैसे प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसेस होता है, तो जैसे जल है, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिजों का उपयोग करके भोजन बनाते हैं ये पौधे। ठीक है, और पौधों को स्वपोषी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपना स्वयं भोजन संश्लेषित करते हैं। तो इसलिए हम पौधों को क्या कहते हैं, ये एक ऑटोट्रॉफ्स है, स्वपोषी है। और ये स्वपोषी पोषण को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उनको ही ये करते हैं। चलो, अब देखो होता कैसे है, ये प्रोसेस कैसे होता है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये पत्ती है, ठीक है, ये एक पौधा है, उस पौधे की ये पत्ती दे रखी है, ठीक है, बहुत सारी पत्तियां होती है पौधों के ऊपर। तो ये जो पत्ती होती है, इस पत्ती के ऊपर क्या होता है, प्रोसेस होता है खाना बनाने का। अब कैसे फूड, जो पौधे हैं वो कैसे अपना खाना बनाते हैं, इसको समझते हैं। तो हमारे वातावरण के अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है। अब जो हमारा ये पौधे का जो ये होती है, इसके ऊपर होता है एक क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, इसकी उपस्थिति में वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जो खाना बनाती है, खाना बनाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो पौधे हैं वो खाना बनाने की क्रिया करते हैं, उस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, अभी हम देखेंगे किस तरीके से होती है इसको। एक होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसे हम कहेंगे परपोषी पोषण। परपोषी पोषण क्या होता है, एक तो हमने स्वयंपोषी पढ़ लिया, ठीक है, ये स्वपोषी पढ़ लिया। एक होता है परपोषी पोषण, जिसमें वह पोषण प्रणाली होती है जिसमें जीव भोजन के लिए अन्य पौधों या जीवों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है भैया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मनुष्य, ये परपोषी पोषण को ही फॉलो करते हैं। जैसे जानवर, ये भी परपोषी पोषण को फॉलो करते हैं। तो ये परपोषी पोषण क्या होते हैं, हम जो मनुष्य है, जानवर है, वो हम परपोषी पोषण, हम दूसरों के ऊपर ही डिपेंडेंट है, इसलिए हम परपोषी पोषण को फॉलो करते हैं। तो जानवरों को परपोषी क्यों कहते हैं, क्योंकि वे स्वयं भोजन नहीं बना सकते, ठीक है, वे स्वयं तो जैसे मनुष्य हुआ, जानवर हुआ, तो क्यों ये
परपोषी है, क्योंकि ये स्वयं भोजन नहीं बना सकते। जो स्वयं भोजन नहीं बना सकते, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, उनको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रोफ्स, परपोषी कहते हैं। अब समझते हैं पोषक तत्व जो हमने न्यूट्रिएंट्स अभी पढ़े थे, तो उनका क्या महत्व है अपने शरीर के अंदर। तो पहली बात तो जो ग्रोथ आपकी होगी, शरीर की जो ग्रोथ है वो कौन करता है? न्यूट्रिएंट्स ही करते हैं। अगर आप खाओगे पियोगे नहीं, न्यूट्रिएंट्स नहीं लोगे, पोषक तत्व नहीं लोगे, तो आपका शरीर कैसे बढ़ेगा? तो जीवों को शरीर बनाने और बढ़ने में मदद करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी पार्ट्स कोई टूट गया, मान के चलो कोई हड्डी टूट गई या कोई फ्रैक्चर हो गया, है ना, तो कैसे क्षतिग्रस्त जो उत्तक है, जो टिश्यूज़ है, उनकी कैसे रिकवरी होगी, कैसी मरम्मत होगी? तो उनकी मरम्मत के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है, पोषक तत्व जरूरी है। जीवन प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा भी हमारे को चाहिए। कोई भी हमारे को काम करना है तो उसके लिए ऊर्जा, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है, जब भी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, राइट? तो ऊर्जा तो चाहिए होगी ना, बिना ऊर्जा के तो कुछ कर ही नहीं सकते लाइफ में। तो जीवन प्रक्रिया अगर हमारे को करनी है तो उसके लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं पोषक तत्व। तो बहुत महत्व होता है पोषक तत्वों का। पौधों में भोजन निर्माण, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। तो देखो, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट क्या होता है? पत्ती। पत्ती के ऊपर ही क्या होती है? पौधों में भोजन का निर्माण होता है। तो फूड फैक्ट्री जो होती है प्लांट की, वो क्या होती है? पत्ती। तो पत्तियों को ही पौधों की खाद्य फैक्ट्री मतलब फूड फैक्ट्री कहा जाता है। खाद्य फैक्ट्री किसे खाता है? पत्तियों को, पौधे की। पत्तियों पे ही सारी प्रोसेस होगी। अभी हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया समझेंगे, जब समझेंगे पत्तियों का कितना महत्व है। पौधों में भोजन कुछ विशिष्ट भागों में बनता है। ठीक है, हमारा शरीर पौधों की तरह कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और खनिजों से भोजन क्यों नहीं बना सकता? जैसे कि हमारा जो शरीर है वो पौधे पौधे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और खनिजों से भोजन बनाते हैं, खुद ही भोजन बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं, है ना। लेकिन वहीं अगर एक क्वेश्चन में तुमसे पूछूं कि हमारा शरीर भी तो पौधों की तरह कार्बन डाइऑक्साइड को, पानी को और खनिजों जो होते हैं उनसे भी तो भोजन बना सकता है, लेकिन क्यों नहीं बना पाता है? क्योंकि पौधों में क्लोरोफिल होता है, एक द्रव्य होता है, रंग द्रव्य होता है, एक पिगमेंट होता है, ठीक है, रंग द्रव्य होता है, ठीक है। वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, खाना बनाने की प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहली बात, हमारे शरीर के अंदर क्लोरोफिल की कमी है, मतलब क्लोरोफिल है ही नहीं हमारे पास में। और पौधों में क्लोरोफिल होता है, क्योंकि भोजन कौन बनाएगा? भोजन कौन बनाएगा? जिसके पास में क्लोरोफिल है। अब हमारे पास में अगर क्लोरोफिल ही नहीं है तो हम कैसे भोजन बनाएंगे? तो पहली बात, क्लोरोफिल की कमी है। क्लोरोफिल क्या होता है? रंग द्रव्य, एक हरा रंग का होता है, ठीक है, एक लिक्विड होता है हरा रंग का पिगमेंट, जो सूर्य की रोशनी को पकड़कर संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करता है। सूर्य की जो रोशनी है पत्ती पे पड़ती है और पत्तियों के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ठीक है, हरा रंग का द्रव्य होता है। वो सूर्य की रोशनी को क्या करता है? पकड़ कर रखता है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये क्या करता है? बहुत मदद करता है। तो पहली बात, क्लोरोफिल की कमी है हमारे शरीर में, ठीक है, हमारे पास में क्लोरोफिल नहीं है। तो हमारे शरीर में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए हम सूर्य की ऊर्जा से भोजन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड है, क्यों हम नहीं बना पाते भैया? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती। पौधों में क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकाएं होती है। कोशिकाएं पता है ना क्या होती है? कोशिकाएं मीन्स सेल। हर एक चीज किससे बनी हुई होती है? कोशिका से बनी हुई होती है। हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, बहुत सारी कोशिकाएं कोशिकाएं, ठीक है। और कोशिकाओं से ही, मतलब जैसे कि कोई मकान है, उस मकान को अगर बनाना है तो ईंटों की रिक्वायरमेंट होगी, पत्थर की रिक्वायरमेंट होगी, बिना ईंटों के इमारत बन ही नहीं सकती। वैसे ही हमारे शरीर को कोई भी कोशिकाओं की जरूरत होती है, कोशिकाओं के बिना हमारा शरीर बन ही नहीं सकता। तो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर हमारा एक शरीर बनता है, ठीक है। तो होता क्या है, पौधों में क्लोरोप्लास्ट एक कोशिका होती है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, वो होती है पौधों में, जो सूर्य की ऊर्जा से भोजन बनाने में सहायता करती है, हेल्प करती है। लेकिन मनुष्य और जानवरों में क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं है, अपने पास में क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं भैया। और अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो इसलिए हम इस प्रक्रिया को नहीं कर सकते हैं। तो पहली बात, क्लोरोफिल की कमी है हमारे पास में। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ठीक है। चलो, तीसरा पॉइंट है, पोषण का भिन्न तरीका होता है, ठीक है। सबका पोषण का तरीका अलग अलग होता है। जैसे हमारा पोषण का तरीका क्या है? हिट्रोट्रॉफिक, है ना, हम परपोषी है। और जो पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। तो मनुष्य और जानवर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, परपोषी पोषण अपनाते हैं, जिसका मतलब है कि हमें भोजन के लिए पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है।
जबकि पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक पोषण को अपनाते हैं और स्वयं भोजन बना सकते हैं। तो सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। तो ये एक फैक्टर है, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या नहीं कर पाते, हम अपना भोजन नहीं बना पाते। ऐसे विशेष एंजाइमों की भी कमी होती है हमारे शरीर में, ठीक है। जैसे पौधों में कुछ विशेष एंजाइम होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदलने में मदद करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे शरीर में ये ऐसे एंजाइम नहीं होते हैं और आवश्यक जैव रासायनिक प्रक्रियाएं भी इस प्रकार की नहीं होती हैं जो पौधों में होती हैं। तो एक ये भी कमी है हमारे पास में। तो निष्कर्ष यही निकलता है, इन सब बातों को अगर हम देखें, कंक्लूड करें, तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य और जानवर अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास ना तो क्लोरोफिल है ना क्लोरोप्लास्ट है, और प्रकाश संश्लेषण की क्षमता भी नहीं होती हमारे पास में, क्योंकि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है तो कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाएंगे। तो वो क्षमता भी हमारे पास में नहीं है। तो इसलिए हमें जीवित रहने के लिए पौधों और अन्य जीवों, क्योंकि हमें पोषण तो लेना पड़ेगा ना, अब पोषण हम कैसे लें, हम खुद तो नहीं बना सकते, तो हमें पौधों और अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं, हमें अभी क्लोरोप्लास्ट कोशिका देखी थी कि पौधों के पास में क्लोरोप्लास्ट कोशिका होती है। तो कोशिका के बारे में भी पढ़ लेते, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कोशिका क्या होती है। जीवन की सबसे मौलिक इकाई है, बिना कोशिका के जीवन नहीं है, सबसे पहली बात। तो कोशिका क्या है, कोशिका सभी जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक मतलब एक तरह से जो भी हमारा जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर भी किसकी वजह से है, कोशिका की वजह से ही है। तो मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई ही हमारी कोशिका होती है सभी जीवों के लिए, चाहे वो कोई भी हो, प्लांट हो मतलब पादप हो, पौधे हो, या जीव हो, कोई सा भी जीव मतलब मनुष्य हो, जानवर हो, सबके पास में कोशिका है। तो ये सूक्ष्मदर्शी से ही देखी जा सकती है, माइक्रोस्कोप्स होते हैं ना, उनसे ही देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ भैया मेरी बॉडी देखो और बॉडी में कोशिका देख लो, नहीं, ये माइक्रोस्कोप्स बहुत छोटी छोटी होती है। तो ये सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनसे ही देख सकते हैं हम इन कोशिकाओं को। कुछ जीव एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि अमीबा, आपने सुना ही होगा। अमीबा जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिका होती है अमीबा के अंदर। सोचो एक कोशिकीय जीव जो है वो अमीबा है। जबकि कुछ बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे हमारे पास में तो बहुत बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो हम मल्टी सेलुलर है, हम बहुकोशिकीय। जैसे मानव हुए, पौधे हुए, ये सब क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। और एक कोशिकीय, ये याद रखना डेटा, अमीबा, अमीबा जो होता है वो एक कोशिका वाला जीव है, एक कोशिका ये है अमीबा के पास में। कोशिका की संरचना कैसी होती है इसको भी समझ लेते हैं। तो कोशिका झिल्ली, अभी हम एक देखेंगे, ये देखो ये फिगर दिख रहा है आपको। तो इस फिगर के अंदर आपको ये दिख रहा है, ये छोटे छोटे ये दिख रहे हैं, ये केंद्रक है, ठीक है। कोशिका द्रव्य क्या होता है, ये जो लिक्विड है ये इस तरीके का, ये कोशिका द्रव्य होता है। और कोशिका झिल्ली, ये आपको कॉर्नर की जो बॉर्डर दिख रही है ये होती है कोशिका झिल्ली, मेम्ब्रेन होती है। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होती है। तो देखो कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं, ये क्या करती है, कोशिका को चारों ओर से घेरती है और इसके अंदर बाहर पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे चारों ओर से घिरी हुई ये जो बॉर्डर दिख रही है ये होती है कोशिका झिल्ली। ये क्या करती है, कोशिका को चारों ओर से घेर के रखती है, और जो इसके अंदर बाहर पदार्थों के आवागमन के लिए ये एक तरह से कंट्रोल करती है इनको। फिर हमारे को दिख रहा होगा केंद्रक नाभिक, ठीक है, न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं। कोशिका का केंद्रक भाग जो इसके सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, सभी कार्यों को नियंत्रित करने वाला कौन सा है, केंद्रक, ये इसे कहते हैं न्यूक्लियस नाभिक। फिर हम देख रहे होंगे यहाँ पर कोशिका द्रव्य भी हमें ये डॉट 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 टाइप में दिख रहा है, कोशिका द्रव्य है, लिक्विड है। तो कोशिका द्रव्य क्या है, ये नाभिक के चारों ओर मौजूद जैसी जेली पदार्थ होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली जैसा पदार्थ होता है, जिसमें कोशिका के विभिन्न भाग तैरते रहते हैं। बहुत सारे कोशिका के अलग अलग भाग होते हैं ना, कोशिका में भी बहुत अलग अलग भाग होते हैं, तो उनके अलग अलग भाग उस जेली लाइक सब्सटेंस, जो जेली जैसा पदार्थ होता है, उसमें वो भाग तैरते रहते हैं। तो वो होता है हमारा कोशिका द्रव्य। तो महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ लेते हैं। कोशिका ही शरीर की संरचना और कार्यों को नियंत्रित करती है, ठीक है। बिना कोशिका के शरीर नहीं है, चाहे पादप हो चाहे कोई भी जीव हो, सबके पास में कोशिका होती है। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, चाहे वे छोटे जीवाणु ही क्यों ना हो। बड़े पौधे तो होंगे, पौधे तो सभी कोशिका होती है, लेकिन छोटे जीवाणु जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके पास में भी कोशिका होती है। तो नाभिक और कोशिका द्रव्य मिलकर कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि नाभिक भी नियंत्रण कर रहा है और कोशिका द्रव्य भी नियंत्रण कर रहा है, ठीक है। क्योंकि कोशिका के जितने भी भाग हैं वो सब कोशिका द्रव्य में ही इसे तैरते रहते हैं। और कोशिका झिल्ली एक तरह से क्या है, अवागमन के लिए
करती है। कोशिका झिल्ली एक तरह से बॉर्डर है, ठीक है, जो कि क्या करती है, ये कोशिका को चारों ओर से घेर के रखती है और इसके अंदर बाहर पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है और सभी जीवधारियों के अस्तित्व का आधार भी यही है। कोशिका होना बहुत जरूरी है। चलो अब समझते हैं जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके कैसे अपने भोजन को बनाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा माल कौन कौन सी है, पहली बात क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या होना जरूरी है, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। देखो पानी का होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, खनिज मिनरल्स जो होते हैं पौधों द्वारा वातावरण से अवशोषित किए जाते हैं और ये सभी पदार्थ पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं जहां भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है। क्योंकि भोजन के लिए जो भोजन की निर्माण प्रक्रिया होती है, फूड फैक्ट्री क्यों कहते हैं हम इसको, प्लांट की, यहीं पे ही होता है भोजन का निर्माण, पत्तियों पे। इसलिए तो पत्तियों पे ये सभी पदार्थ जो भी है, पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मिनरल्स है, सभी यहाँ तक पहुँचाए जाएंगे और फिर यहाँ पे प्रोसेस होगा, खाना बनाया जाएगा भैया, इनके लिए खाना बनाया जाएगा। ठीक है, तो भोजन निर्माण की प्रक्रिया किस पे होती है, पत्तियों पे होती है। तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण जिसे हम कहते हैं, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया किस तरीके से होती है समझते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों की भूमिका क्या है, पत्तियों पे ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो पत्तियां पौधों की भोजन निर्माण इकाई होती है, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट अगर हम कहें। जड़ें पानी और खनिजों को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाती है। जो पानी हम देते हैं तो जड़ों में जाता है और जड़ें क्या खींचती है, उसको पानी को खींचती है और ऊपर तक वो पत्तियों तक पहुंचाती है। तो जड़ें पानी और खनिज, जितने भी खनिज है, मिनरल्स हैं, ठीक है, वो नाइट्रोजन है, ये सब पत्तियों तक पहुंचाती है, अवशोषित करके क्या करती है, पत्तियों तक उनको पहुंचाती है। और फिर क्या होता है, हमारे वातावरण अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो रहती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और छोटे छिद्रों के माध्यम से प्रवेश करती है किसमें, पत्ती में। छोटे छिद्र जो होते हैं उनको बोलते हैं स्टोमेटा, रंध्र होता है वो, स्टोमेटा होता है, उनके माध्यम से वो उस पत्ती के अंदर प्रवेश करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जीवशक कोशिका गार्ड सेल्स कहते हैं, गार्ड सेल नियंत्रित करती है। किन्हें गार्ड सेल्स नियंत्रित करती है, उन्हें छोटे छिद्रों जो स्टोमेटा होते हैं उनके माध्यम से प्रवेश करती है। और स्टोमेटा को, जो हमारे छोटे छिद्र रंध्र होते हैं, इनको कौन एक तरह से शेल्टर प्रोवाइड करता है, मतलब एक तरह से रक्षक कोशिकाएं होती है, गार्ड सेल्स इनको नियंत्रित कंट्रोल करने का काम करती है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर ये पत्ती है और इस पत्ती तक ये जो जड़ें हैं, जड़ों से पानी पत्तियों तक पहुँचेगा। जड़ों में जो भी मिनरल्स हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये सब पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। और यहाँ से इस सन की लाइट पड़ेगी, मतलब ये सूर्य की, यहाँ से सूर्य की जो रोशनी है वो इसके ऊपर पड़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे वातावरण में है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो इसके ऊपर जल है वो एक अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, खाने का निर्माण करते हैं। इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलती है। ठीक है, और ये जो सूर्य की ऊर्जा है, ठीक है, जो सूर्य की लाइट यहाँ पर पड़ रही है, रोशनी पड़ रही है, उस रोशनी को पकड़ के कौन रखता है, वो पत्तियों के पास में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। वो क्लोरोफिल क्या करता है, उस सूर्य की रोशनी को पकड़ के रखता है और खाना बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जल और खनिजों का परिवहन कैसे होता है भाई, जड़ें मिट्टी से पानी और खनिज अवशोषित करती है। जो जड़ें हैं वो क्या करती है, पानी को खींचती है, खनिज है, मिनरल्स है, उनको खींचा जाता है और ये पोषक तत्व तनों, शाखाओं और पत्तियों तक वाहिकाओं द्वारा, वेसल्स जो होती है उनके द्वारा पहुंचाए जाते हैं, किस पे, पत्ती पे। तो ये जितने भी पोषक तत्व है, नाइट्रोजन है, ये सब तने जो होते हैं, शाखाएं जो होती है, वो पत्तियों तक वाहिकाओं के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, चलो क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की भूमिका, फिर क्या काम होता है क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल मैंने आपको बताया वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, पकड़ के रखता है। तो क्लोरोफिल एक हरा रंग का द्रव्य होता है, ठीक है, जो पत्तियों में पाया जाता है और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को पकड़ता है और इसे भोजन निर्माण के लिए उपयोग में करता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है। तो किस किस की नीड है भैया, सूर्य के प्रकाश की भी नीड है, बिना सूर्य के प्रकाश के कुछ नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होनी चाहिए और पानी होना चाहिए, ये सब अभिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अभी देखेंगे हम किस तरीके से ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, चलो तो यहां पर आपको दिख रहा होगा प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। देखो होता क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वातावरण में है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O क्या होता है, पानी होता है, जो कि पानी पहुंचाए कहां से, हमारी
जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाया जाता है वाहिकाओं के द्वारा, वेसल्स के द्वारा। ठीक है, तने, शाखाएं ये कहाँ तक पहुंचाती है? पत्तियों के पास में पानी को पहुंचाती है, मिनरल्स को पहुंचाती है, नाइट्रोजन ये सबको पहुंचाती है वहां तक। और फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में है ना, और वाटर H2O, ये पानी मिलके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश होना बहुत जरूरी है। और पत्तियों पर क्या होता है? पत्तियों पर होता है हरा रंग का द्रव्य जो कि होता है क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल क्या करता है? इस सूर्य के प्रकाश को पकड़ के रखता है और उसकी प्रेजेंस में क्या करता है? वो फूड बनाने का काम, खाना बनाने की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन बनके क्या बनती है? C6H12O6, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज शर्करा। ठीक है, ये खाना बन गया भैया हमारा, ये शर्करा बन गई हमारी, स्टार्च होता है इसमें। और ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन क्या होती है? बाय प्रोडक्ट यहां से निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल स्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं जो कि है C6H12O6, और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट यहां से निकलती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद रहनी चाहिए किस तरीके की प्रकाश संश्लेषण के समीकरण है। तो प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है? तो भैया प्रकाश संश्लेषण का महत्व यही है, भोजन इसी के थ्रू बनता है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, जैसे हमारी मम्मी खाना बनाती है तो वो भी एक प्रोसेस है। ऐसे फूड जो प्लांट है ये अपना फूड कैसे बनाते हैं? इस प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस करके। तो सभी जीवों के लिए भोजन प्रदान करता है, पहली बात तो प्रकाश संश्लेषण का ये महत्व है। जीवन के लिए, सभी जीवों के लिए। क्यों सर, हमारे लिए भी भोजन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है ना, क्यों नहीं कर रहा है? एक बात बताइए, पौधे हैं तो हम हैं, ठीक है, क्योंकि हम पौधों पे डिपेंडेंट हैं। क्लियर है? तो पौधे जब अपना फूड बनाएंगे, अपना भोजन बनाएंगे, तो हम पौधों पे डिपेंडेंट है, तो फिर हमारे को भी भोजन मिलेगा। तो इसलिए यहां पर कहा गया है सभी जीवों के लिए, चाहे हम हो चाहे पौधे हो, कोई भी, सबको भोजन यही प्रदान करता है। जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन मुक्त करता है। ठीक है, जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑक्सीजन भी निकलती है यहां से, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है बाय प्रोडक्ट। ठीक है, पौधों में सूर्य की ऊर्जा को भोजन के रूप में स्टोर करता है। ठीक है, सूर्य की जो ऊर्जा होती है तो पौधों में क्या करता है? भोजन के रूप में उसको स्टोर करता है। तो प्रकाश संश्लेषण का तो बहुत महत्व है। अगर प्रकाश संश्लेषण ना हो तो भैया पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा, आप जी ही नहीं पाओगे। तो कितना इंपॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। प्रकाश संश्लेषण का प्रमाण क्या है? आप कैसे पता लगा सकते हो कि भैया यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण हुआ है? तो देखो, एक आयोडीन परीक्षण, आयोडीन टेस्ट आप सकते हो। क्या करना होगा इसके लिए? क्या प्रयोग करना होगा? देखो, आपको क्या करना है, 2 गमले में लगे पौधे ले लो, 2 प्लांट लगे हुए ना, उनको ले लो गमले में, और एक को 72 घंटे अंधेरे में रखो और दूसरे को सूर्य प्रकाश में रखो। एक को तो अंदर ले लो, है ना, जिसको बिल्कुल भी आप क्या नहीं, सूर्य का प्रकाश मत आने दो, और एक को आप बाहर रख दो आराम से सूर्य प्रकाश में। उनकी पत्तियों पर आयोडीन टेस्ट करो फिर। ठीक है, और यदि पत्तियों में स्टार्च पाया जाता है तो इसका मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण हुआ है, तो वो आपको पता चल जाएगा। आयोडीन टेस्ट क्या होता है, तो मैं एक काम करूँगा, एक इसके लिए वीडियो बना लूँगा किस तरीके से आयोडीन टेस्ट किया जाता है, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, तो उसमें पता चल जाएगा आपको कि किस तरीके से आयोडीन टेस्ट किया जाता है पत्तियों के ऊपर। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण का प्रमाण हम देख सकते हैं आयोडीन टेस्ट से। चलो, जड़ें अवशोषित किए गए पानी और खनिजों को पत्तियों तक कैसे पहुंचाती है, ये क्वेश्चन है हमारे पास में, कि जो जड़ें हैं वो अवशोषित किए गए पानियों को, जड़ें क्या करती है, कहाँ तक, पत्तियों तक पहुंचाती है ना पानी और खनिजों को, अभी हमने देखा था, तो वो किस तरीके से पहुंचाती है उस प्रोसेस को समझते हैं। तो देखो, पौधों में जल और खनिजों का परिवहन प्रक्रिया को हम समझ रहे हैं। तो सबसे पहले जड़ों द्वारा अवशोषण होता है। जड़ें मिट्टी से पानी और खनिजों को अवशोषित करती है। जो जड़ें हैं वो मिट्टी में लगी हुई है, तो मिट्टी से जो भी पानी है, जो पानी दिया गया है, जो पानी है उनके पास में, और खनिज जितने भी मिनरल्स हैं, नाइट्रोजन है, ये सब, उसको क्या करती है, वो अवशोषित करती है, एब्जॉर्व करती है। ठीक है, अवशोषित करने के बाद में जाइलम के माध्यम से परिवहन होता है। जाइलम क्या है? ये पोषक तत्व जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से की ओर पत्तियों तक पहुंचाते हैं। देखो ध्यान रखना, जाइलम, ठीक है, जाइलम वाहिकाएं जो होती है ना, उसके माध्यम से ऊपर की ओर आता है, पत्तियों तक पहुंचता है ये पोषक तत्व, जो जल है, जो खनिज है, ये पोषक तत्व। फिर उसके बाद में क्या होता है, केशिका क्रिया, कैपिलरीज एक्शंस होते हैं, जड़ दाब, ठीक है, रूट प्रेशर जिसे हम कहते हैं। क्या होता है, जल और खनिज गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत, गुरुत्वाकर्षण बल कहां लगता है, कोई भी चीज को आप गिराओगे तो नीचे ही गिरेगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब गुरुत्वाकर्षण तो नीचे लगता है और ये ऊपर की तरफ लगता है। ठीक है, तो जल और खनिज गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर की ओर चढ़ते हैं,
और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव होता है, ट्रांसपीरेशन पुल। पत्तियों के रंध्रों जो स्टोमेटा होते हैं, तो पत्तियों के जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, रंध्र से जल के वाष्पन से एक खिंचाव उत्पन्न होता है जो पानी और खनिजों को ऊपर की ओर खींचता है। देखो जो स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों पे, है ना, वो स्टोमेटा होते हैं। तो उनके जल के वाष्पन से एक खिंचाव उत्पन्न होता है जो पानी और खनिजों को ऊपर की ओर खींचता है। ट्रांसपीरेशन पुल कहते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। फिर पत्तियों तक वितरण किया जाता है उनको। जब जल और खनिज पत्तियों तक पहुंचते हैं तो उनका उपयोग प्रकाश संश्लेषण और अन्य जैविक प्रक्रियाओं में किया जाता है। इस तरीके से जो हमारा खनिज है, जो पानी है, वो पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये प्रोसेस पूरा होता है। तो ये एक जटिल प्रणाली पौधे के सभी भागों तक आवश्यक पोषक तत्वों को कुशलतापूर्वक पहुंचाने में मदद करती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, पत्तियों में ऐसा क्या खास होता है जो वे भोजन बना सकती है लेकिन पौधे के अन्य भाग नहीं। अब पत्तियों में ही क्यों? आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, यार पत्तियों पे ही क्यों यार, अन्य भाग जो होते हैं वो भी तो भोजन बना सकते हैं। तो देखो पहली बात, क्लोरोफिल का गेम है पूरा। जो पत्तियां होती है वो विशेष होती है क्योंकि वे क्लोरोफिल नामक हरे रंग द्रव्य को धारण करती है और पौधे के किसी भाग में क्लोरोफिल नहीं होता, पत्तियों पे होता है। तो जो सूर्य के प्रकाश को पकड़ने में मदद करती है, मैंने आपको बताया था, जो क्लोरोफिल है वो क्या कर सकता है, सूर्य के प्रकाश को पकड़ता है और सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में ही, उपस्थिति में ही ये क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की। तो अन्य भागों में ये रंग द्रव्य नहीं होता है या होता भी है तो बहुत कम मात्रा में होगा, जिससे वे प्रकाश संश्लेषण प्रभावी रूप से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो पत्तियों की विशेषताएं जो उन्हें प्रकाश संश्लेषण में सक्षम बनाती है, क्या है विशेषताएं? क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है पत्तियों के पास में, उनके पास में, पत्तियों के पास में स्टोमेटा होता है, रंध्र होता है और चौड़ी और समतल सतह भी होती है पत्तियों के पास में। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी को भोजन में बदलने में मदद करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में है, पानी जो है, ठीक है, जो जड़ों से पहुंचाया गया है पत्तियों के ऊपर, ठीक है, उसको वो भोजन में बदलने में मदद करता है क्लोरोफिल। रंध्र स्टोमेटा होते हैं, ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको, छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों पे, जो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवेश और ऑक्सीजन के निष्कासन में सहायता करते हैं। जब भी तो अपन कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या करते हैं, एक तरह से लेते हैं और ऑक्सीजन पौध छोड़ते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश और ऑक्सीजन के निष्कासन में सहायता प्रदान करते हैं ये छोटे छोटे छिद्र। चौड़ी और समतल सतह, पत्तियां चौड़ी और चपटी होती है जिससे वे अधिक से अधिक सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सकती है। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि पत्तियों में ये कुछ खास होता है, इसलिए पौधा जो भोजन बनता है वो पत्तियों पे बनता है। चलो, वस्कुलर सिस्टम, संवहनी तंत्र क्या है? जाइलम, ये समझना बहुत जरूरी है, जाइलम, फ्लोएम। ये देखो जाइलम क्या होता है, पानी और खनिजों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जाइलम। ठीक है, जाइलम होता है, जाइलम वाहिकाएं जो होती है ना वो पहुंचाती है पानी और खनिजों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम होता है पत्तियों में बनने वाले भोजन को पौधे के अन्य भागों तक। अब पत्तियों में भोजन बन गया, अब पत्तियों में बनने वाले भोजन को पौधों के अन्य भागों तक भी तो पहुंचाना पड़ा, उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोएम। ठीक है, वो फ्लोएम वाहिका पहुंचाती है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, इन सभी विशेषताओं के कारण पत्तियों पौधों में भोजन संश्लेषण का मुख्य केंद्र होती है। मेन क्या होता है, पत्तियों पे ही भोजन बनता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गैर हरी पत्तियों और शैवाल में प्रकाश संश्लेषण। गैर हरी पत्तियां मतलब बिना, भाई हरी पत्तियों के अलावा भी तो दूसरी पत्तियां होती है जैसे लाल, भूरा, है ना, अलग अलग प्रकार की। तो उन पत्तियों में भी क्या प्रकाश संश्लेषण होता है, देखते हैं। और शैवाल में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, उसको भी समझते हैं। देखो लाल, भूरे आदि रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। ऐसा नहीं है कि पत्ती हरी कलर की पत्ती होगी तो उसमें, हरे कलर का पौधा होगा तो उसमें क्लोरोफिल होगा। ठीक है, सब में होता है क्लोरोफिल, लेकिन अन्य पिगमेंट जो होते हैं उनके हरे रंग को छिपा देते हैं। जो वर्णक है, जो पिगमेंट है दूसरे उसके प्लांट के, जैसे लाल भूरे, तो वो हरे रंग को छुपा देते हैं। हरे रंग को छुपाने की वजह से वो लाल, भूरे आदि रंग के आपको दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पत्तियां दिख रही होगी, अलग अलग कलर की दिख रही होगी, तो इनमें ऐसी बात नहीं है, इनमें सब में क्लोरोफिल है। हरे रंग के पौधे में ऐसा नहीं है कि क्लोरोफिल होता है, सब में क्लोरोफिल होता है। और सब में क्लोरोफिल होने की वजह से इसलिए वो अपना फूड बना पाते हैं, खाना बना पाते हैं। तो तालाबों में हरी परत बनाने वाले शैवाल जो होते हैं, एल्गी, में भी क्लोरोफिल होता है। आपने देखा होगा हरी परत, तालाब जो होते हैं उस पर आपने देखा होगा साइड साइड में जैसे हरी हरी परत होती है, बीच में भी हरी हरी परत होती है। वो हरी परत बनाने वाले जो शैवाल है, एल्गी है, उसमें भी क्लोरोफिल होता है, जिससे वे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं और ग्रो करते हैं।
कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य पोषक तत्वों का संश्लेषण कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है, इसको समझते हैं। तो जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसके माध्यम से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, खाना बनाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है भैया, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन आ रहा है, इन तीनों से मिलके क्या बनता है, एक तरह से कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है। ये एक तरह से भोजन है, ग्लूकोज है। तो अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता क्या है, प्रोटीन और वसा में भी पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता। तो एक तरह से नाइट्रोजन की भी रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन की भी होती है। तो बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट मिल गया। कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी दूसरे पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, वसा है, इनकी भी रिक्वायरमेंट होती है पौधों की वृद्धि के लिए, ठीक है। चलो, पौधों के लिए नाइट्रोजन का स्रोत। तो पौधों के लिए नाइट्रोजन का स्रोत क्या है, वातावरण में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन गैस N2 पाई जाती है, लेकिन पौधे इसे सीधे अवशोषित नहीं कर सकते। कुछ विशेष मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों योग्य रूप में बदल देते हैं। पौधे इस नाइट्रोजन को जल के साथ अवशोषित करते हैं। तो देखो होता क्या है कि नाइट्रोजन सीधे अवशोषित नहीं कर पाते कुछ पौधे, ठीक है। तो एक विशेष मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरियाज जो होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे भी सही, ठीक है। प्लाज्मोडियम एक बैक्टीरिया होता है, वो पाया जाता है, ठीक है। तो वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के उपयोग योग्य रूप में बदल देते हैं और पौधे इस नाइट्रोजन को जल के साथ अवशोषित करते हैं। तो पौधों के लिए नाइट्रोजन के स्रोत आपने देख लिए होंगे। ऐसे ही उर्वरकों की भूमिका होती है। उर्वरकों की, उर्वरक क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। उर्वरक क्या होते हैं, सबसे पहली बात उर्वरक मीन्स होता है कि जो खाद होती है, खाद उर्वरक, इनकी क्या भूमिका है। उर्वरक, किसान मिट्टी में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं जिससे पौधों को पर्याप्त नाइट्रोजन मिल सके, क्योंकि नाइट्रोजन का होना बहुत जरूरी है पौधों के लिए। तो इससे पौधे कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन और विटामिन भी बना सकते हैं। तो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं किसान, जिससे कि ज़्यादा फर्टिलाइज हो हमारी मिट्टी और ज़्यादा ग्रो करे, ठीक है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि पौधों को प्रोटीन विटामिन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जिसे वे मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया या उर्वरकों से प्राप्त करते हैं। मौजूद बैक्टीरिया या उर्वरक, इनसे प्राप्त हो जाता है नाइट्रोजन। क्या लाल बैंगनी या भूरे पत्तों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, अभी हमने पढ़ा था, सब में होता है, क्लोरोफिल सब में होता है। तो हाँ, लाल बैंगनी या भूरे रंग के पत्तों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। कैसे होता है प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। सबके पास में क्लोरोफिल है, भले ही ये पत्तियां लाल हो, बैंगनी हो, रंग की हो, किसी भी कलर की हो, फिर भी इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अन्य रंगों का प्रभाव क्या है भैया, इन पत्तियों में लाल, बैंगनी या भूरे रंग के लिए जिम्मेदार पिगमेंट्स जैसे एंथोसाइनिन होते हैं जो हरे रंग को ढक देते हैं। तो एक पिगमेंट होता है इन पत्तियों में, जो लाल, बैंगनी या भूरे रंग की जो पत्तियां होती हैं, इनमें एक एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो हरे रंग को ढक देता है, इसलिए हमें वो पत्तियां जो है लाल दिखती है, बैंगनी। बाकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सब करते हैं, जो क्लोरोफिल होता है इन सब पत्तियों में होता है। तो ऐसा नहीं कि हरे कलर की ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो ही करती है, सब करते हैं। सूर्य के प्रकाश का अवशोषण कैसे होता है भाई, क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन ग्लूकोज बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे हरी पत्तियों में होता है, ठीक है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि भैया किसी भी पत्ती में, चाहे उसका रंग कोई भी हो, अगर उसमें क्लोरोफिल मौजूद है तो वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकती है। क्लोरोफिल होना जरूरी है। लेकिन चलो नेक्स्ट, पत्तियों के अलावा पौधों के अन्य हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सर, पत्तियां तो आपने बता दी, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होगी, लेकिन क्या दूसरे, जो पत्तियों के अलावा जो पौधों के दूसरे भाग होते हैं, क्या उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, क्या वो भी पौधा मतलब वो भी फूड बना सकते हैं। तो समझते हैं, देखो पत्तियों के अलावा पौधों के हरे तने और हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण कर सकती है। तो ऐसा नहीं है पत्तियां ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि फूड फैक्ट्री मैक्सिमम फूड जो होता है वो पत्तियों पे ही बनता है, लेकिन कुछ केसेस में हरी शाखाएं और तने जो होते हैं हरे कलर के, वो भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। आपने देखा होगा रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं उनमें पानी के अधिक वाष्पीकरण को रोकने के लिए उनकी पत्तियां कांटे या शल्कों में बदल जाती है, ठीक है। जो उनकी पत्तियां होती हैं, उनके उनके पत्तियां जो होते हैं वो कांटे के फॉर्म में होती है, शल्कों के फॉर्म में, स्केल्स में बदल जाती है। क्यों बदलती है, क्योंकि वहां पर पानी की वैसी कमी है रेगिस्तानी इलाके में,
ठीक है, तो अब क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है, समझ रहे हो मेरी बात। और वहां पर क्या है, वहां पर पानी की वैसे ही कमी है, तो वो जो उनकी पत्तियां है वो कांटों में बदल जाती है। तो इन पौधों के हरे तने में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब पत्तियां नहीं है तो भैया क्या है, उनके पास में तने हैं, क्योंकि उनको भी तो पोषण तो चाहिए, उनको भी तो फूड बनाना होगा, तो कहाँ से बनाएंगे, फिर उनके पास में हरे तने होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके भोजन बना सकते हैं। हरा तना सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही जैसे अन्य पौधों में पत्तियां करती है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि कुछ पौधों में तना भोजन संश्लेषण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से शुष्क क्षेत्र जो होते हैं, जो हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं, जहां पर जल का संरक्षण, मतलब जहां पर पानी की कमी होती है, तो जल संरक्षण के लिए पत्तियां बहुत छोटी या कांटों के रूप में विकसित होती है। ठीक है, चलो पौधों में पोषण के अन्य प्रकार ये समझते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखो, परजीवी पोषण होता है एक, तो परजीवी पोषण क्या होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट्स करते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मीन्स परजीवी पोषण क्या होता है, कुछ पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये है अमर बेल। अब इस अमर बेल को भी तो पोषण चाहिए, तो क्या ये अपना फूड बनाएगी, नहीं बनाएगी तो सही, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करके नहीं बनाएगी। ये क्या करेगी, इनमें क्लोरोफिल नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी ही नहीं। तो कुछ पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वे अपना भोजन नहीं बना सकते। अब वो अपना भोजन नहीं बना सकते तो क्या है, भोजन तो करना पड़ेगा ना इनको। अब वो कैसे करेंगे, ऐसे पौधे अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, कैसे पौधे, जैसे अमर बेल हुआ, कैस्क्यूटा, ठीक है, ये एक पीले रंग की, जैसे यहां पर दिख रहा है आपको, पतली लता होती है जो आसपास के पौधों पर लिपटकर उनके पोषक तत्व अवशोषित करती है। ठीक है, अगर ये अमर बेल किसी पे लग गई तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स उस पौधे को मिल रहे हैं, ये वहां से पोषक तत्व उठा लेगी, ले लेगी। ये बहुत चंट होती है, बहुत तेज होती है, ठीक है, और फैल जाती है किसी भी पौधे पे, ऐसे फैल जाएगी। ये लता रूप में होती है, बेल टाइप में होती है। तो अमर बेल एक परजीवी पैरासाइट है, क्योंकि ये अपने पोषक पौधे को आवश्यक पोषक तत्वों से वंचित कर देती है। ठीक है, जो मेन पौधा होता है जिनको हम पोषक तत्व देना चाहते हैं, ये उनसे पोषक तत्व ले लेती है। ठीक है, तो बहुत तेज होती है, परजीवी पोषण को फॉलो करती है। चलो नेक्स्ट, कीट भक्षी पौधे क्या होते हैं भैया, कीट भक्षी पौधे होते हैं कुछ पौधे कीटों को फंसाकर और पचाकर पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। देखना ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपको दिख रहा है पीचर प्लांट, ये पीचर प्लांट है, ये पौधा, ये एक पीचर प्लांट है। ये इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो किस तरीके से दिख रहा है, ये आपको टोकरी टाइप में दिख रहा है, और टोकरी के ऊपर देखो ये एक ढक्कन भी है ना। होता क्या है, यहाँ पर कीट फंसता है, इस कीट, ये कीट जो है, अगर कोई कीट है, फॉर एग्जाम्पल कोई कीट है और वो इसके अंदर आके फंस गया, इसका ढक्कन बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ढक्कन बंद होते ही पकड़ में आ गया भैया। ठीक है, अब पकड़ा पकड़ में आ गया। अब ये कीट, फिर ये क्या करते हैं, कीट पक्षी जो पौधे होते हैं, पीचर प्लांट जो होता है, वो क्या करेगा, इसको पकड़ लिया कीट को, अब ये उसका बस वहाँ से अपना फूड बनाएगा। ठीक है, उस कीट से वो बनाएगा अपना फूड। तो पीचर प्लांट एक एग्जाम्पल है कीट भक्षी पौधे का, इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं जिसे। इसकी पत्ती एक घड़े जैसी बन जाती है, ये देखो आपको दिख रहा है ना, ये पत्ती घड़े जैसी है ये। जब कोई कीट इसमें गिरता है तो ढक्कन बंद हो जाता है और कीट इसमें फंस जाता है। इसके बाद पौधा एक पाचक रस, डाइजेस्टिव जूस छोड़ता है कीट के ऊपर, जो कीट को पचा देता है और पौधा उससे पोषक तत्व अवशोषित कर लेता है। बताओ कैसी कैसी चीजें हैं, सोचिए। तो ये पौधे उन स्थानों पर उगते हैं जहां मिट्टी में पोषक तत्वों की क्या होती है, कमी है, जहां पर मिट्टी में पोषक तत्व ही नहीं है ना, मिनरल्स ही नहीं है, तो वहां पौधे होते हैं। और फिर इन पौधों को एक तरह से अपना पोषण करने के लिए कीट ही मिलते हैं भैया, उन कीटों को ही वो एक तरह से, तो उनका स्ट्रक्चर ये होता है, इस तरीके से दिख रहे हो, ये स्ट्रक्चर होता है इनका। कीट इसमें फंसेंगे, डिब्बा बंद होगा, डिब्बा बंद होते ही क्या करेगी ये पौधा जो है, वो पाचक रस, जो डाइजेस्टिव जूस होता है, पाचक रस छोड़ेगा उसके ऊपर, कीट के ऊपर, और वो कीट को पचा देगा और उससे उसका पोषण हो जाएगा पौधे का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। यदि पीचर प्लांट हरा है, क्वेश्चन है, और प्रकाश संश्लेषण करता है, तो ये कीड़ों को क्यों खाता है, ये बात समझ में नहीं आ रही। पीचर प्लांट हरा कलर का होता है, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण, देखो इसको पिचकारी पौधा बोलता है, पिचकारी छोड़ता है ये। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण करता है, हरा कलर का है, तो ये कीड़ों को क्यों खा रहा है भाई, बताओ। जब ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर रहा है ना, तो ये कीड़ों को खाने की क्या जरूरत है।
उससे ही अपना फूड बना ले। तो देखो पिचर प्लांट हरा होता है और सूर्य के प्रकाश की मदद से अपना भोजन बना सकता है, लेकिन ये कीड़ों को इसलिए खाता है क्योंकि ये ऐसे स्थानों पर उगता है जहां मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व, विशेष रूप से नाइट्रोजन बहुत कम होती है, और नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है हमारे पौधों को। ठीक है, तो ऐसे स्थानों पर रहता है जहां पर भाई मिट्टी में पोषक तत्व ही नहीं है आवश्यक, जैसे कि नाइट्रोजन, तो वहां पर बहुत कम होती है। तो पीचर प्लांट क्या करता है, पीचर प्लांट इसलिए कीड़े खाता है क्योंकि ऊर्जा के लिए प्रकाश संश्लेषण, पीचर प्लांट की हरी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से भोजन बनाता है और पोषक तत्वों के लिए कीड़ों का शिकार करता है। ये ऐसे स्थानों पर उगता है जहां मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। कीड़ों को फंसाकर और पचाकर ये आवश्यक नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्व जो है वो भी प्राप्त करता है। दोनों चीजें कर रहा है भैया, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी कर लेता है और ये वैसे भी कर लेता है। आ रही बात समझ में? क्योंकि ये ऐसे स्थानों पर रहता है जहां पर नाइट्रोजन पोषक तत्व, जो मिट्टी में आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो इस वजह से उसको वो पोषक तत्व लेने के लिए भी कीड़ों का शिकार करना पड़ता है। क्या करे बेचारा पीचर प्लांट। चलो, तो निष्कर्ष यही है, पीचर प्लांट आंशिक परपोषी है, पार्शियल हिट्रोट्रोफ से होता है क्योंकि ये भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाता है, लेकिन कीड़ों से आवश्यक पोषक तत्व, बेटा दोनों तरफ से मजे ले रहा है ना, भोजन प्रकाश संश्लेषण से बना लेता है और आवश्यक जो पोषक तत्व है, नाइट्रोजन है, ये कहां से ले लेता है, बस ये ले लेता है कीड़ों को मार के। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये होता है पीचर प्लांट। देखो कैसा है, ये एक तरह से बैग जैसा स्ट्रक्चर है इसका, थैले जैसा, कि या जैसे कीट गया और ये ढक्कन है ना, ये ढक्कन बंद हुआ, इसका ढक्कन बंद होते ही बस ये अपना एंजाइम छोड़ेगा उस कीट के ऊपर और पचा लेगा ये पाचक रस। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। मृतजीवी पोषण, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? मृतजीवी पोषण क्या है? देखो, कुछ जीव मृत और सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि हुआ कवक, उदाहरण के तौर पर मशरूम है, फफूंद है, फफूंद आ जाती है ना, फफूंदी आ गई भैया। ठीक है, तो ये सारे के सारे उदाहरण जो मैंने बताया ये मृतजीवी पोषण है, सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं इनको, मृतजीवी पोषण को फॉलो करते हैं। कवक क्या करता है, नम ब्रेड, अचार, चमड़े और कपड़ों पर उग सकती है। ठीक है, जैसे आपको ये ब्रेड दिख रही है, ये ब्रेड देखो कैसी हो गई है, एक तरह से फंगस आ गई इसके ऊपर। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये फफूंदी आ गई। ऐसे ही अचारों पे भी फफूंदी आ जाती है। ठीक है, फंगस लग जाती है अचारों पे। ऐसे ही कपड़ों पर भी उग जाती है ये फंगस। तो क्रिया क्या है, नम ब्रेड पर कुछ दिनों तक कवक के बढ़ने का अवलोकन आप कर सकते हो। क्या करोगे आप, कोई नमी ब्रेड है, नम ब्रेड है, या फ्रिज में रख दो कुछ टाइम तक ब्रेड को, कुछ टाइम बाद में ऐसी फफूंदी आ जाएगी उसके ऊपर, कवक। ठीक है, फंगस लग जाएगी। तो इस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो ये जो है ना, जो इसके ऊपर फंगस लगी है, ठीक है, ये एक तरह से क्या है, मृत जीवी पोषण है। ये एक तरह से क्या कर रही है, सड़े गले जो पदार्थ हैं उनसे पोषण ले रही है। ये फंगस जो है ये भी तो क्या है, जीव ही तो है, फैलेगी धीरे धीरे, ये फैल जाएगी, बहुत सारी फैल जाएगी, बहुत ज़्यादा। पहले कम लगी, फिर देखो ज़्यादा हो जाएगी, इस तरीके से। यहाँ पर देखो इस ब्रेड में कितना है, यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा है, धीरे धीरे फैल गई है। ठीक है, तो एक तरह से फंगस लग गई यहाँ पर। तो ये भी तो एक जीव ही है। तो ये जीव किस तरह के हैं, ये सड़े गले पदार्थों से पोषण ले रही। सड़ गया ये जो ब्रेड है ये खराब हो गई, कुछ टाइम तक इसकी लिमिट होती है और फिर खराब हो गई वो, फिर ये इससे पोषण। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये छत्रक के पैकेट, सड़ी गली वस्तु पर उगा छत्रक। ये छत्रक जो कि होता है मशरूम। तो मशरूम क्या है, सड़ी गली वस्तु पर उगा हुआ होता है और वहाँ से क्या करता है, ये अपना पोषण लेता है। चलो नेक्स्ट है सहजीवी पोषण, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। क्या होता है सहजीवी पोषण, कुछ जीव एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और पोषक तत्व साझा करते हैं। अरे वाह भाई, लाइकेन, कवक और शैवाल का प्यार। समझे क्या करते हैं भैया, कुछ जीव जो होते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, मिलकर रहने का मतलब समझ गए होंगे आप, और पोषक तत्व साझा करते हैं। कैसे करते हैं देखो, उदाहरण के तौर पर लाइकेन याद रखना, ये सहजीवी पोषण है। ठीक है, फफूंदी जो होती है फंगस और शैवाल एल्गी, ये मिलकर कवक और शैवाल, ठीक है, इनका पहला पहला प्यार है ये लाइकेन। तो फफूंद शैवाल को जल और आश्रय प्रदान करता है और शैवाल जो है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाता है। तो भोजन बनाने का काम तो कौन कर रहा है, शैवाल कर रहा है, और फफूंदी क्या कर रहा है, इनको आश्रय प्रदान करता है ना, जल और आश्रय
प्रदान करता है। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि भाई शैवाल तो क्या है, वाइफ है जो कि क्या कर रही है, भोजन बना रही है, और फफूंदी क्या है, फफूंद उसको एक तरह से आश्रय प्रदान कर रहा है। ये है हस्बैंड। बस समझ गया भैया, ठीक है। तो ये हस्बैंड का काम कर रहा है फफूंद, और वाइफ क्या कर रही है, भोजन बनाने का काम कर रही है। एक और उदाहरण है, कुछ फफूंद पौधों की जड़ों में रहते हैं जिससे पौधों को जल और खनिज अवशोषित करने में मदद मिलती है और बदले में पौधे इन्हें पोषण देते हैं। तो ये एक और उदाहरण है। कुछ फफूंद क्या करते हैं, पौधों की जड़ों में रहते हैं, ठीक है, जिससे पौधों को जल और खनिज अवशोषित करने में मदद मिलती है, ठीक है, वो फफूंद करते हैं, और बदले में पौधे इन्हें पोषण देते हैं, उन फफूंदों को पोषण देते हैं। फफूंद भी तो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पौधों को जल और खनिज अवशोषित कर रहे हैं, ठीक है, उसमें मदद कर रहे हैं फफूंद, और फिर क्या करते हैं, पौधे जो है वो इन फफूंदों को पोषण दे देते हैं। कुल मिला के एक दूसरे का काम कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, तो निष्कर्ष क्या निकलता है, कौन कौन से पर्यावरण की आवश्यकताओं के अनुसार पौधों में विभिन्न प्रकार के पोषण होते हैं, जैसे परजीवी पोषण हमने पढ़ा, पैरासाइट्स, कीट भक्षी पोषण, ठीक है, दूसरों का भक्षण करना, पीचर प्लांट हमने देखा था, मृतजीवी पोषण, सेप्रोट्रॉप्स हमने देखे, सहजीवी पोषण, सिम्बाइसिस, जो कि अभी हमने देखा सहजीवी पोषण ये रहा, ठीक है, जिसमें लाइकेन हमने देखा। चलो नेक्स्ट, साथ में रह के करना, क्या मच्छर, खटमल, जू और जोंक परजीवी होते हैं, ठीक है, पैरासाइट्स होते हैं। तो देखो, मच्छर, खटमल, जू और जोंक परजीवी होते हैं क्या, हाँ, मच्छर, खटमल, जू और जोंक परजीवी होते हैं। अब क्यों ये परजीवी होते हैं, क्योंकि जो मच्छर है, खटमल है, जू और जोंक परजीवी इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर, होस्ट पर निर्भर रहते हैं, बदले में कोई लाभ नहीं देते हैं। अब ये परजीवी क्यों कहलाते हैं, देखो सबसे पहली बात, परजीवी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये रक्त चूसते हैं, ठीक है। तो ये जीव मनुष्य या जानवरों का खून चूसकर जीवित रहते हैं, यहाँ से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, होस्ट को हानि पहुँचाते हैं, ठीक है। इनकी वजह से त्वचा में जलन होती है, खुजली होती है, असहजता महसूस होती है, कई बीमारियां भी हो सकती हैं। तो एक तरह से जो होस्ट होता है, जो जीव होते हैं जिनके ऊपर ये अटैक कर रहे हैं, उनको हानि पहुंचाते हैं, और कोई लाभ नहीं देते उनको। ऐसा भी नहीं कि चलो हानि पहुंचाए कुछ लाभ दो, लाभ भी नहीं देते, ये अपने होस्ट को कोई लाभ नहीं पहुंचाते, इसलिए ये सच्चे परजीवी हैं। अब ये बाहरी परजीवी क्यों हैं, बाहरी परजीवी इसलिए रहते है क्योंकि ये बाहर रहते हैं, ठीक है। तो बाहरी परजीवी इसलिए मच्छर, खटमल, जू और जोंक जैसे परजीवी शरीर के बाहर रहते हैं और खून चूसते हैं, खून चूसने का काम है इनका। जबकि आंतरिक परजीवी क्या होते हैं, जैसे फीताकृमि, टैप वॉर्म, गोल कृमि, राउंड वॉर्म जैसे परजीवी शरीर के अंदर रहते हैं, हमारे अंदर है, पेट के अंदर है, ये टैप वॉर्म्स है, राउंड वॉर्म्स है, फीताकृमि, गोल कृमि, ये सब आंतरिक परजीवी है। मच्छर, खटमल, जू, जोंक ये सब बाहर रहते हैं हमारे शरीर के, तो इनको इसलिए परजीवी शरीर बोला जाता है। जबकि इनका काम क्या है, खून चूसना ही है, हमें कोई ये लाभ नहीं देते, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकलता है भैया, निष्कर्ष यही है, मच्छर, खटमल, जू और जोंक बाहरी परजीवी है क्योंकि ये शरीर के बाहर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं और अपने होस्ट को हानि पहुंचाते हैं। चलो, मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे होती है, इसको समझते हैं। तो देखो, मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति की आवश्यकता क्यों है, पहली बात तो नाइट्रोजन, ठीक है। तो किसान और माली मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए खाद और उर्वरकों का उपयोग करते हैं, जिससे कि क्या हो भाई, मिट्टी की उर्वरता बनाई रखे, ठीक है। अगर मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी तो हमारा जो पौधा है वो क्या है, उसको अच्छे मिनरल्स मिलेंगे, खनिज मिलेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो अच्छा ग्रो करेगा, उसको पोषण अच्छा मिलेगा। तो पौधे मिट्टी से पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, जिससे समय के साथ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो उर्वरक और खाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे पौधे स्वस्थ रहते हैं। तो जो उर्वरक है या खाद है वो क्या करती है, नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, क्योंकि खाद के अंदर, उर्वरक के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये सब होती है। तो ये सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे, जिससे कि पौधे स्वस्थ रहते हैं, तो वो सब उर्वरक के अंदर होती है। इसलिए किसान इन उर्वरकों का, खादों का यूज़ करते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन की आवश्यकता, नाइट्रोजन की भूमिका है, क्या भूमिका है, तो नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए सबसे आवश्यक तत्व है, लेकिन पौधे सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं कर सकते हैं। तो होता क्या है कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो मैंने आपको बताया भी था, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं
जो कि जड़ों में होते हैं, तो राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोगी रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। कहाँ होते हैं ये राइजोबियम बैक्टीरिया? जो राइजोबियम दलहनी पौधे जो होते हैं, जैसे चना हुआ, मटर हुआ, मूंग, ये सब दलहनी पौधे हैं, ठीक है, सेम, कि जड़ों में रहते हैं और सहजीवी संबंध बनाते हैं, जड़ों में ही ये सहजीवी संबंध बनाते हैं। तो बैक्टीरिया पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। ये जो राइजोम बैक्टीरिया है ये पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। पौधे बैक्टीरिया को आश्रय और भोजन देते हैं। अब ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, इनको ये जो पौधे हैं ये इनको आश्रय और भोजन भी देते हैं, पोषण देते हैं। तो कुल मिला के एक दूसरे का ये काम कर रहे हैं, इसलिए इनको सहजीवी संबंध बोलते हैं। तो दलहनी पौधे मिट्टी को स्वाभाविक रूप से उर्वर बनाते हैं, जिससे नाइट्रोजन उर्वरकों की आवश्यकता थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, पौधों में पोषण के प्रकार, तो स्वपोषी में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। स्वपोषी होता है, परपोषी होता है, हेट्रोट्रोप्स। ठीक है, तो स्वपोषी क्या होता है? अधिकांश पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पौधे हुए हैं वो स्वपोषी है। परपोषी जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। कुछ पौधे अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे परजीवी, मृतजीवी, ये पौधे दूसरों पर डिपेंडेंट है। और कीटभक्षी पौधे कौन से होते हैं? जो मैंने पीचर प्लांट की बात करी थी, ठीक है, ये क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं। तो पीचर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है। ये पौधे कीटों को फंसाकर पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, इसलिए ये आंशिक रूप से इनको हम बोलते हैं पार्शियल हेट्रोट्रोप्स। ठीक है, आंशिक रूप से परपोषी है। तो निष्कर्ष यही निकालता है, किसान मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए उर्वरक, खाद और दलहनी पौधों का उपयोग कर सकते हैं और प्राकृतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से टिकाऊ कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलता है। जो प्राकृतिक, जो नेचुरली नाइट्रोजन मिलती है, उसके स्थिरीकरण से जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसको क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। तो नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है पौधों के लिए। पौधों के पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली को अब देख लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है, और उनके अर्थों को समझ लेते हैं। तो अभी तक हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, तो पूरे चैप्टर के अंदर हमारे पास में स्वपोषी आए। स्वपोषी मतलब अपन समझ चुके हैं कि ऐसे पोषण जिसमें जीव प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ठीक है, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, उनको कहते हैं स्वपोषी। ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं उनको, है ना, स्वपोषण। तो हरे पौधे जैसा कि है वो स्वपोषी जो पोषण है उसको फॉलो करते हैं। ऐसे क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल मैंने आपको बताया था कि पौधों की पत्तियों पे होता है ना। वो पत्तियां क्या करती है? वो पत्ते वो प्रकाश को अवशोषित करती है, प्रकाश को पकड़ के रखती है। तो ये पत्तियों में पाया जाने वाला हरा रंग का द्रव्य है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके भोजन बनाने में मदद करता है। फिर आता है परपोषी हेट्रोट्रोफ्स। परपोषी क्या है? जो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। स्वपोषी जो खुद पे डिपेंडेंट, मतलब जो खुद ही अपना भोजन बनाते हैं। परपोषी मीन्स दूसरों पे डिपेंडेंट, वह जीव जो स्वयं भोजन नहीं बना सकते और अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे हम हुए, जानवर है, कवक है, परजीवी पौधे हैं, ये सब परपोषी है। होस्ट क्या होता है? वह जीव जिस पर कोई परजीवी पौधा या जीव निर्भर रहता है और उससे पोषक तत्व प्राप्त करता है। ठीक है, तो अभी हमने समझा था वो होस्ट को परेशान करते हैं, है ना। कौन सा वाला था? है जो कीट होते हैं, जो ये होते हैं, ठीक है, वो होस्ट को परेशान करती है, ठीक है, और अपना न्यूट्रिशन लेती है, पोषण लेती है। तो होस्ट वह जीव जिस पर कोई परजीवी पौधा या जीव निर्भर रहता है, उसको होस्ट बोलते हैं। कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं? वे पौधे जो कीटों को पकड़कर और पचाकर पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जैसे पीचर प्लांट है, वो कीटभक्षी पौधा है। चलो, पोषक तत्व क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के अंदर नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये सभी क्या है? आवश्यक पदार्थ हैं जो पौधों की वृद्धि और जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, उनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। पोषण क्या होता है? न्यूट्रिशन ये वह प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन ग्रहण करते हैं और उसे ऊर्जा और वृद्धि के लिए उपयोग करते हैं, वो होता है पोषण। ठीक है। परजीवी ऐसा जीव जो किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है और उसके पोषक तत्वों का उपयोग करता है, जैसे अमरबेल है, वो क्या करती है? दूसरे जीव पर निर्भर रहती है, होस्ट पर निर्भर रहती है और उसके पोषक तत्व हम दे किसको रहे हैं और वो अमरबेल उसका पोषण ले जा रही है, तो उसके पोषक तत्वों का उपयोग कर देती है, होती है परजीवी। प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है जिससे भोजन बनाते हैं पौधे। तो वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से उपयोग करके भोजन बनाते हैं। मृतजीवी क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉप्स, वे जीव जो मृत और सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कवक हुई, कवक लग जाती है ना, तो फंगस लग जाती है, तो ये एक तरह से मृतजीवी होती है। मृतजीवी पोषण ऐसा पोषण जिसमें जीव सड़े गले जैविक पदार्थों से पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, जैसे फफूंदी है, मशरूम है, कवक है। ठीक है, तो ये मृत जो जीवी पोषण है। रंध्र क्या होता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होती है? पत्तियों की सतह जो होती है उस पर सूक्ष्म छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो जिससे क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान, जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं पौधे,
तो गैसों के आदान प्रदान में उससे मदद मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, ऑक्सीजन बाहर, तो वो स्टोमाटा करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि इन जीवों के मुंह नहीं होते और इसमें क्लोरोफिल भी नहीं होता तो ये पोषक तत्व कैसे प्राप्त करते हैं? जो जीव होते हैं जिनके मुंह नहीं होते हैं और ना ही उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये पोषक तत्व कैसे मतलब उनको पोषक तत्व मिलेगा? तो ऐसे जीव जिनमें ना तो मुंह होता है और ना ही क्लोरोफिल होता है, फिर भी वे पोषण प्राप्त करते हैं, इनमें मुख्य रूप से कौन है? कवक, फंगस, कुछ बैक्टीरिया शामिल होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग पोषण विधियों का पालन करते हैं, जैसे सेप्रोट्रॉफिक पोषण। सेप्रोट्रॉफिक पोषण क्या होता है? ये जीव मृत और सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, वे अपने भोजन पर एंजाइम छोड़ते हैं जिससे भोजन बाहरी रूप से टूटकर सरल, अब इनके पास में ना तो मुंह है ना क्लोरोफिल है, लेकिन ये क्या करते हैं? एक एंजाइम छोड़ते हैं उस भोजन पर और भोजन बाहरी रूप से टूटकर सरल रूप में बदल जाता है, फिर ये सरल पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। तो बिना मुंह के ये देखो अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं, ना इनके पास में क्लोरोफिल है ना इनके पास में मुंह है, फिर भी सेप्रोट्रॉफिक जो पोषण है जो ये करते हैं, जैसे मशरूम हुआ जो सड़े हुए लकड़ी पर उगती है, ब्रेड मोल्ड है, ठीक है, रोटी पर फफूंदी आ जाती है, उनके पास में क्या मुंह होता है या क्लोरोफिल होता है, लेकिन वो अपना भोजन बना लेती है। ठीक है, परजीवी पोषण क्या है? ये जीव किसी होस्ट जीव पर या उसके अंदर रहते हैं और उसके पोषक तत्वों को चूसकर भोजन प्राप्त करते हैं। इससे होस्ट को नुकसान होता है, जैसे अमरबेल है जो अन्य पौधों से पोषण चूसती है। अब देखो अमरबेल के पास में भी प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है क्रिया, ठीक है, ये अपना भोजन नहीं बनाती है, दूसरे उससे ही लेती है, और ना इनके पास में कोई मुंह है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो पौधों और जानवरों को संक्रमित कर सकते हैं। तो परजीवी पोषण। चलो, सहजीवी पोषण, सिम्बायोटिक, कवक और बैक्टीरिया अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं जिनमें दोनों को लाभ मिलता है, जैसे लाइकेन है, कवक और शैवाल का प्यार। शैवाल क्या करता है? भोजन बनाता है, और कवक फंगस जो होती है वो उनको आश्रय और पानी प्रदान करती है। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो दाल, जैसे मैंने बताया था, जो दाल की फसलें होती है उनकी जड़ों में रहता है और नाइट्रोजन स्टिक फिक्सेशन के लिए करता है, जिससे पौधे को लाभ मिलता है, मतलब कुल मिला के नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है नेचुरली राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, तो निष्कर्ष यही निकल रहा है कि ये जीव या तो मृत जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं या किसी जीव पर निर्भर रहते हैं या फिर आपसी सहयोग से पोषण, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। ठीक है, चलो, या तो खुद बना लेंगे या फिर खुद तो बनाएंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इनके पास ना तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, तो ये खुद तो बनाएंगे नहीं, ना इनके पास में मुंह है, तो ये क्या करते हैं? दूसरों के ऊपर पोषण, मृत जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं या किसी जीव पर निर्भर रहते हैं या फिर आपसी सहयोग बनाते हैं। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन, बारिश के मौसम में फफूंद अचानक कैसे आ जाती है? ठीक है, बारिश का मौसम आता है और फफूंदी ज़्यादा लगती है, देखा होगा आपने, नोटिस किया होगा, वो क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों होता है? तो देखो, पहेली थी एक, उसके जूते के बारिश के मौसम में खराब हो गए क्योंकि फफूंद नमी और गर्मी में तेजी से बढ़ती है। ठीक है, एक पहेली नाम की एक लड़की थी, उसके जूते बारिश के मौसम में खराब हो गए क्योंकि जो फंगस होती है, जो फफूंदी होती है, वो नमी और गर्मी में तेजी से बढ़ती है। फफूंद बारिश में अचानक क्यों बढ़ती है? इसका कारण क्या है? क्योंकि बीजाणु जो होते हैं, स्पोर्स जो होते हैं, स्पोर्स की उपस्थिति में क्या होता है? फफूंद के बीजाणु हमेशा हवा में मौजूद, फफूंद होती है, उसके जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे एटमॉस्फेयर में, हवा में, एयर में मौजूद रहते हैं, लेकिन शुष्क परिस्थितियों में निष्क्रिय रहते हैं। जो शुष्क परिस्थिति होती है उसमें तो निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन अनुकूल परिस्थिति क्या है? जैसे बारिश के मौसम होते हैं, बारिश के मौसम में क्या होती है? नमी और गर्मी मिलती है, और नमी गर्मी मिलते ही जिससे फफूंद को बढ़ने का अनुकूल वातावरण मिलता है और उसमें फैल जाती है वो। ठीक है, तो हमेशा रहेगी, फफूंद के बीजाणु तो हमेशा रहते हैं हवा में, लेकिन शुष्क परिस्थिति में इसका कोई वो एक्टिव नहीं रहती है, निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन जैसे उसको गर्मी मिलती है, नमी मिलती है, उसमें वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो तेजी से वृद्धि होती है, फिर तेजी जैसे ही उनके बीजाणु गीले जूतों, चमड़े, कपड़ों या भोजन पर गिरते हैं, वे अंकुरित होकर तेजी से फैलने लगते हैं। ये अक्सर सफ़ेद, हरे, काले या भूरे रंगों धब्बों के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, चलो, फफूंद से बचाव कैसे करें भैया? या तो जूते को आप क्या कर दो? सुखा दो, सूखा रखें। ठीक है, थोड़ा सा भी गीला रहेगा तो फफूंदी आएगी, तो नमी फफूंद के विकास का मुख्य कारण है। हवादार जगह में रखो जहाँ पे उसको एयर मिले, बंद और गीली जगहों पर फफूंद तेजी से फैलती है। सिलिका जेल या नमी सोखने वाली सामग्री का उपयोग करें, ये जूतों को सुखा रखती है। सूरज की रोशनी में रखें, सूरज की गर्मी से नमी कम होती है और नष्ट हो जाती है। इसलिए पाहेली के सुंदर जूते बारिश के मौसम में फफूंद से खराब हो गए थे।
ठीक है। क्या फफूंद बीमारियां फैलाती है, ये क्वेश्चन होगा। तो बिल्कुल हाँ, फफूंद जो होती है, फंगस जो होती है, वो पौधों, जानवर या इंसान, इनमें सब में बीमारियां फैला सकती है। लेकिन कुछ फफूंद बहुत उपयोगी भी होती है। अभी बात करेंगे हम कौन सी उपयोगी फफूंद होती है। तो हानिकारक फफूंद की बात करें तो पौधों में बीमारियां होती है इससे, पहली बात। कुछ फफूंद फसलों को खराब कर देती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर गेहूं में जो रस्ट रोग होता है, वीट रस्ट, या मक्की जो होते हैं उसमें, या गन्ने जो उसमें स्मट स्मट रोग होता है, स्मट डिजीज होती है। तो एक तरह से पौधों में बीमारियां होती है फफूंद की वजह से। इंसानों और जानवरों में भी बीमारियां होती है। कुछ फफूंद इंसानों और जानवरों की त्वचा को, आंतरिक अंगों पर हमला भी कर देती है। ठीक है, रिंग वॉर्म, ठीक है, त्वचा पर लाल और खुजली वाले चकने बन जाते हैं इसमें, रिंग वॉर्म में। एथलीट्स फुट, जैसे पैर की उंगलियों के बीच फंगस इन्फेक्शन जो होता है उसको बोलते हैं एथलीट्स फुट। कैंडिडाइसिस, मुंह और अन्य नमी वाले हिस्सों में फफूंद संक्रमण, ठीक है, एक तरह से वो हो जाता है। तो एक तरह से ये सब फफूंद जो होती है वो एक तरह से क्या होती है, खराब भी होती है हमारे लिए। चलिए, तो उपयोगी फफूंद क्या है इसको समझते हैं। उपयोगी फफूंद क्या है कि दवाइयों में इसका यूज होता है। ठीक है, जो पेनिसिलियम फफूंद से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाई जाती है। जो पेनिसिलियम फफूंद है उससे पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक जो है वो बनाई, जो कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करती है। बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारियां होती है उनको ठीक करती है, क्योंकि उसके अंदर पेनिसिलिन होता है। ठीक है, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाई जाती है। भोजन उत्पादन के लिए भी उपयोगी है। यीस्ट का उपयोग ब्रेड, केक और शराब के किण्वन, फर्मेंटेशन में किया जाता है। तो यीस्ट जो होती है, ठीक है। खाने योग्य मशरूम, कुछ मशरूम पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। मशरूम क्या होती है, फफूंदी होती है। तो एक तरह से खाने योग्य मशरूम जो होती है, कुछ मशरूम पोषक तत्वों, बहुत पोषक तत्व होते हैं उसमें, भरपूर होती है, तो खाने में उपयोग किए जाती है। मशरूम खाते हैं ना। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि फफूंद लाभदायक और हानिकारक दोनों हो सकती है। कुछ फफूंद फसलों को खराब करती है और बीमारियां फैलाती है, लेकिन कुछ फफूंद जो है, वहीं कुछ फफूंद दवाइयां और खाद्य पदार्थ और पोषण प्रदान करती है। क्लियर। तो इसी के साथ में अपना ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।